हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आप सभी का स्वागत है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के बेसिक्स में। और कल मैंने आपको एक लेक्चर बताया था और उसमें मैंने डिस्कस किया था गवर्नमेंट के बारे में। देखो, पॉलिटिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, बेसिक चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने, वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इस दुनिया में कितने तरह की सरकारें पाई जाती हैं, ठीक है। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें कंपेयर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैं 3 प्रकार की सरकारों के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले डिस्कस करूँगा मैं मोनार्की के बारे में, फिर डिस्कस करूँगा मैं डिक्टेटरशिप के बारे में, और फिर डिस्कस करूँगा मैं जो सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट है वर्ल्ड में, वो है डेमोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं बेटा लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। आप सब लोग इसको जानते होंगे। ज़्यादातर देशों में आपको क्या देखने को मिलेगी, डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। तो ये तीनों की तीनों सरकारों के बारे में आपको आना चाहिए कि यहाँ पर सिस्टम कैसे चलता है, कैसे यहाँ पे लोग रूल करते हैं, लोगों की क्या कंडीशन होती है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बीच बीच में जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप लिंक कर पाओगे। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, इंडिया देखते ही, इंडिया का नाम सुनते ही आपको याद आएगा कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी आज की डेट में। मैं एग्जांपल दूं आपको नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही आपको याद आ जाएंगे किम जोंग उन। तो वहाँ पर क्या चलती है, डिक्टेटरशिप चलती है, तानाशाही चलती है। अगर मैं एग्जांपल दूं सऊदी अरेबिया, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभी भी वहाँ पर राजा वाला सिस्टम चलता है, किंग वाला सिस्टम चलता है। तो सऊदी अरेबिया में क्या देखने को मिलेगी आपको, मोनार्की देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हिस्ट्री का एग्जांपल दूं कि चलो बताओ बेटा, आज से 2500 साल पहले 2500 ईयर्स एगो सपोज जो सरकार का सिस्टम चलता था, तो वो कैसा सिस्टम चलता था, मोनार्की। तो सबसे जो पुराना सिस्टम है, अगर कोई कहे कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, इनमें से ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है हमारी मोनार्की। शुरुआत में आपको हर जगह पर क्या कौन सा सिस्टम देखने को मिलता था, गवर्नमेंट का मोनार्की वाला सिस्टम देखने को मिलता था, जहाँ पर राजा या रानी क्या करते थे, रूल करते थे। तो इन्हीं तीनों सिस्टम के बारे में आराम से समझेंगे, तीनों के बारे में बिल्कुल सारी चीज़ें आपको A to Z में क्लियर कराऊंगा। और ये चीज़ आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हर जगह में हेल्प करेगी। हालांकि ये क्लास 11th के बेसिक्स हैं, मगर हर जगह आपको काम आएंगे। आप कोई सी भी क्लास के स्टूडेंट हो, कोई सी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनार्की के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? मोनार्की के बारे में देखेंगे कि मोनार्की में क्या सिस्टम चलता है। फिर हम देखेंगे डिक्टेटरशिप में क्या सिस्टम चलता है, और फिर हम देखेंगे डेमोक्रेसी में क्या चलता है। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है, लिखने की टेंशन नहीं लेनी है। सो वी नीड टू ओनली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मोनार्की। तो देखो, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, अपने देश के हिसाब से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो चीज़ों को समझना बड़ा आसान होता है। हमने 6th क्लास की अगर बात करें तो 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मौर्य डायनेस्टी पढ़ी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उनके बाद आते हैं बिंदुसार, फिर उनके बाद आते हैं अशोक। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, राजा, उसके बाद दूसरा राजा, उसके बाद तीसरा राजा, उसके बाद चौथा राजा, ऐसे करके एक के बाद एक क्या करते चलते हैं, रूल करते चलते हैं। तो मोनार्की में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो हेड होता है गवर्नमेंट का, वो हेड कौन होता है, मोनार्क होता है। मोनार्क मतलब या तो इसमें राजा हो सकता है या फिर इसमें रानी हो सकती है। ज़्यादातर केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हेड होता है सरकार का, वो कौन होता है, किंग। मतलब सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है, राजा के हाथ में होती है। ध्यान रखना, मोनार्की में सुप्रीम पावर जो होल्डर है वो कौन है, अपना राजा है, ठीक है। यहाँ पर डायनेस्टी वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं वंश वाला सिस्टम, ठीक है। मैंने अभी बताया था वंश वाले सिस्टम में क्या होता है, राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद इसका बेटा राजा। ये जब तक रूल करते रहते हैं, जब तक इनका सिस्टम बना रहता है। अगर किसी दूसरे राजा ने, दूसरी जगह के राजा ने इन पर अटैक कर दिया और ये हार गए, तो इनकी पावर वो कैप्चर कर लेंगे। और एंशिएंट टाइम में आपने यही देखा होगा, इतिहास में यही पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, कि एक राजा इतने साल तक रूल करता है, पता चला फिर दूसरा आ गया। जैसे अगर हम एंशिएंट टाइम की डायनेस्टी की बात करें तो पहले नंद डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी को हटा के आ जाती है आपकी मौर्य डायनेस्टी आ जाती है, फिर शुंग डायनेस्टी आ जाती है। फिर आपने देखा होगा कई सारी डायनेस्टी साउथ इंडिया में रूल करती थी पहले, चेरा, चोला, पांड्या, ठीक है, ये डायनेस्टी रूल करती थी। चालुक्य डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी।
तो ये डायनेस्टी वाला जो सिस्टम है ना, ये सारा की सारा यहाँ पे जो सरकार का सिस्टम है वो कौन है, मोनार्की वाला सिस्टम है, जहाँ पे सर्वे सर्वा कौन रहता है बेटा, सर्वे सर्वा राजा रहता है। राजा जनता से टैक्स वसूलता है, टैक्स यहाँ पर भी वसूलता है, ध्यान रखना। यहाँ पर सर्वे सर्वा कौन है, राजा है। और यहाँ पे जो जनता होती है, जनता को बोलते हैं बेटा सब्जेक्ट, ध्यान रखना। मोनार्की में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा। एक तो राजा होता है और दूसरा क्या होता है, उसकी प्रजा होती है। और प्रजा की सेवा करना किसकी जिम्मेदारी होती है, प्रजा की सेवा करना राजा की जिम्मेदारी होती है। और ये जो सब्जेक्ट है ये क्या पे करती है, टैक्स पे करती है। किसको पे करती है, किंग को, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम चलता है। मगर यहाँ पे जो पोजीशन रहती है राजा की वो रहती है हेरेडिटरी। हेरेडिटरी का मतलब वंशानुगत, राजा उसके बाद उसका बेटा। मंत्रियों में भी यही सिस्टम देखने को मिलता है, कोई मंत्री है तो उसके बाद दूसरा बेटा उसका मंत्री बन जाएगा, उसके बाद उसका बेटा मंत्री बन जाएगा, ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जो मेन चीज़ें यहाँ पे क्या चलता है, डायनेस्टी सिस्टम चलता है, वंश वाला सिस्टम चलता है। मिडिवल टाइम में भी आपने देखा होगा, मिडिवल हिस्ट्री की जब आपने पढ़ाई की होगी 7th क्लास में या बड़ी क्लासेस में, मिडिवल हिस्ट्री में आपने क्या देखा, जैसे मान लो 2 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। एक तो पढ़ी होगी आपने दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुग़ल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत में भी आपने देखा होगा 5 डायनेस्टियों ने भारत में रूल किया था। जैसे सबसे पहले डायनेस्टी थी आपकी स्लेव डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी में आपको पता है एक के बाद एक राजा रूल करते हैं, स्लेव डायनेस्टी कमज़ोर पड़ती है, फिर आ जाती है खिलजी डायनेस्टी, उसमें 2-3 रूलर रूल करते हैं, फिर वो कमज़ोर पड़ती है तो फिर आ जाती है आपकी तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, फिर सैयद डायनेस्टी आ जाती है, फिर लोधी डायनेस्टी आ जाती है। देखा नहीं देखा आपने, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। लोधी डायनेस्टी कमज़ोर पड़ती है तो बाहर से मुगल्स आते हैं, लोधी डायनेस्टी का पत्ता साफ। पानीपत का बैटल होता है, फर्स्ट बैटल, जिसमें जो लास्ट रूलर थे कौन थे, इब्राहिम लोधी, उसको डिफीट कर दिया जाता है बाबर के द्वारा। और फिर इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाता है मुग़ल एम्पायर। होता है कि नहीं होता, तो वहाँ पर भी मुग़ल सिस्टम चलता है। वहाँ भी कई सारे रूलर्स ने राज किया था, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, कई सारे रूलर्स क्या करते हैं, एक के बाद एक रूल करते हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, मोनार्की में यहाँ पे रूल करने वाला जो है होता है उसको हम बोलते हैं मोनार्क, किंग होता है, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो उसको हम बोल सकते हैं एम्परर। और जिस एरिया में वो रूल करते हैं उस एरिया को बोलते हैं एम्पायर। जैसे मुगल्स मान लो भारत में रूल कर रहे थे, इतना एरिया में रूल कर रहे हैं, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, एम्पायर बोलेंगे। और इसका जो रूलर है, इसको रूल करने वाला जो व्यक्ति है, इसको क्या बोलते हैं, एम्परर बोलते हैं। या अगर छोटा राजा है, छोटा है तो उसको किंग बोलेंगे। और किंग मान लो कि छोटी सी जगह पर रूल कर रहा है तो इस एरिया को हम क्या बोल देंगे, किंगडम बोल देंगे, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा एरिया होता है तो उसको एम्पायर बोलते हैं। एम्पायर का जो हेड होता है एम्परर कहलाता है, सम्राट जिसको बोलते हैं। छोटा मोटे एरिया में कोई राजा रूल कर रहा है तो उसको किंगडम बोलते हैं और राजा को किंग बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पर लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते, कोई अधिकार नहीं होते जनता के पास। और यहाँ पे जो पावर है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हुई चली जाती है। यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होता, जैसे भारत में आज की डेट में आपने देखा होगा हम सरकार चुनते हैं, जनता के पास अधिकार होता है अपनी सरकार चुनने का। तो मोनार्की में आपको कोई इलेक्शन सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा, लोगों के पास फ्रीडम नहीं होती है, जो मन में आए लोग वो कह नहीं सकते। अगर राजा के खिलाफ कोई बोला तो उसका पत्ता साफ है, ठीक है। तो फ्रीडम नहीं होती, ना ही इक्वलिटी होती है। यहाँ पर भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। एक तो होता है यहाँ पर रॉयल फैमिली, रॉयल लोग होते हैं, दूसरी तरफ जनता होती है बहुत ज़्यादा, उनकी गरीबी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। मोहनजोदारो मूवी देखना या फिर आप बाहुबली मूवी देखना, ठीक है, तो वहाँ पता चल जाएगा। एक तो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, एक तरफ शाही लोग होते हैं, राजा और राजाओं के रॉयल फैमिली, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन्हीं डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से हिस्ट्री में आपने देखा होगा, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में। किसकी वजह से, इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती है। सारी की सारी पावर कौन एंजॉय करता है, राजा एंजॉय करता है या फिर रॉयल फैमिली। यहाँ पर कोई संविधान नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा कोई नियम कानून नहीं होते। राजा ने जो बोल दिया वही फाइनल है। राजा अपने आप को कहता है कि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मतलब मैं ही भगवान हूँ, मैं जो बोलूँगा वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। राजा अपने आप को क्या समझता है, इसमें भगवान समझता है, कहता है कि मैं मतलब गॉड ने भेजा हूँ और मैं ही भगवान हूँ, तो मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। तो राजा जो कहता है कि मेरे पास डिवाइन पावर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके पहले जनता को बड़ा बेवकूफ़ बनाया जाता था। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, राजा ने जो बोल दिया वही फाइनल है, और राजा की मर्जी है, जो कहेगा वो करना पड़ेगा सभी को। सोसाइटी डिवाइडेड होती है, मैंने बताया था,
एक तो बिल्कुल लोअर सोसाइटी और एक होते हैं हायर सोसाइटी। हायर सोसाइटी में राजा की फैमिली, मंत्री आ जाते हैं। बाकी लोअर सोसाइटी में आपको यही देखने को मिलेंगे, आम आदमी देखने को मिलेगी, प्रजा देखने को मिलेगी, काम करने वाले मजदूर, पीजेंट, वो देखने को मिलेंगे। मोनार्की होती है, उसके 3 टाइप होते हैं जनरली। एक तो होती है लिमिटेड मोनार्की। आज की डेट में कई जगह पर बहुत लिमिटेड मोनार्की का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी मिलेगी आपको, डेमोक्रेसी भी मिलेगी, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मिलेगी और कुछ पावर दे दी जाती है मोनार्क को। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जाम्पल आपने इंग्लैंड देखा होगा, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो होता है इलेक्टेड और जो वहाँ का हेड होता है पूरे का पूरा वो होता है मोनार्क, क्वीन होती है वहाँ पर इंग्लैंड में, आपने देखा होगा। एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मतलब सारी की सारी पावर किसके हाथ में, किंग के हाथ में। यहाँ पर कोई मतलब इलेक्शन कुछ नहीं है, कंप्लीट मोनार्की यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहाँ पे, एब्सोल्यूट मोनार्की में। अगर कोई पूछे कि एग्जांपल दो, तो आज की डेट में अभी भी कई सारे अरब कंट्रीज़ में आपको मोनार्की देखने को मिलेगी, जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान, ब्रुनेई, कतर। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, मोनार्की वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा मोनार्की की पूरी कहानी। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं हम डिक्टेटरशिप की। यहाँ पे राजा जो है फिर भी अपनी प्रजा का भला कर सकता है। डिक्टेटरशिप इसको हम बोलते हैं तानाशाही। क्या बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब टाइप की गवर्नमेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की यहाँ पे हालत ख़राब होती है। जब भी डिक्टेटरशिप का नाम सुनते हो तो आपको कई सारे एग्जाम्पल याद आते होंगे, जैसे हिटलर। हिटलर कहाँ का था, हिटलर था जर्मनी का, सुना होगा आपने। जर्मनी में बढ़िया सिस्टम चल रहा था, हिटलर आया, गवर्नमेंट हटा दी और सारी पावर कैप्चर कर ली। तो यहाँ पर क्या होता है, डिक्टेटरशिप में पावर फोर्सफुली कैप्चर की जाती है। या तो कोई एक व्यक्ति या ग्रुप पावर को क्या कर लेता है, फोर्सफुली कैप्चर कर लेता है और फिर रूल करता है। सपोज यहाँ पे कोई राजा रूल कर रहा है या यहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है, कोई व्यक्ति आया या ग्रुप आए और पावर को कैप्चर कर लिया। सपोज इस व्यक्ति ने पावर को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हम बोलेंगे डिक्टेटर। क्या बोलेंगे, डिक्टेटर। अभी का मैं ताज़ा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये जो वीडियो बन रहा है, ध्यान रखना कब बन रहा है, बाद में आप न्यू कहो सर कब का वीडियो। तो ये 20 जून 2021, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि बाद में अगर कभी लेट वीडियो देखें तो 20 जून 2021। अभी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। म्यांमार जो कंट्री है, म्यांमार जो अपना पड़ोसी देश है इंडिया का, म्यांमार में बढ़िया डेमोक्रेसी चल रही थी, अच्छे इलेक्शन हुए थे, मगर वहाँ की जो मिलिट्री है उसने सरकार के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट करने को बोलते हैं मिलिट्री कू। क्या बोलते हैं, मिलिट्री कू। यहाँ पे COUP, कूप नहीं पढ़ते इसको, कू बोलते हैं, मिलिट्री कू। मिलिट्री कू में क्या होता है, जो मिलिट्री होती है वो अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देती है, सरकार को हटा देती है और सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले लेती है। तो अभी रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा, मैंने बताया म्यांमार जो देश है, म्यांमार में मिलिट्री कू हो चुका है, पावर कैप्चर कर ली है वहाँ की आर्मी के द्वारा। तो अब आर्मी क्या बन गई, डिक्टेटर बन गई है। और यहाँ पे कैसा सिस्टम आ गया है, तानाशाही वाला सिस्टम आ गया है। तो ध्यान रखना, तानाशाही में जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं डिक्टेटर। ये एक व्यक्ति हो सकता है या इसमें आपको ग्रुप ऑफ पीपल भी देखने को मिल सकते हैं, या आपको ग्रुप ऑफ पीपल भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे चाइना का एग्जांपल देखें तो चाइना में एक पार्टी का रूल चलता है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो वो तानाशाही करती है चाइना के लोगों पर। पावर जो है यहाँ पर ज़बरदस्ती, टेकन अवे का मतलब है पावर जो है यहाँ पर छीन ली जाती है। टेकन अवे का मतलब क्या है, पावर जो है छीन ली जाती है थ्रू ए कू। कू का मतलब मैंने अभी बताया था, मतलब तख्ता पलट कर देना। जैसे मैंने बताया था ना मिलिट्री कू, तो कू का मतलब है पावर को ज़बरदस्ती क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, फोर्सफुली छीन लिया जाता है और खुद रूल करने लग जाते हैं। तो जो पावर को छीनता है उसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, डिक्टेटर। यहाँ पर भी आपको कोई इलेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ना ही यहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो डिक्टेटर की मन में आती है वही करता है। हम कह सकते हैं जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है वो एक प्रकार की डिक्टेटरशिप है। ध्यान रखना, जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है वो एक प्रकार की डिक्टेटरशिप है। यहाँ एक व्यक्ति के मन में जो आएगा वो करेगा, जो मन में आएगा वो करेगा, ठीक है। ये रहा इसकी बात। कोई संविधान नहीं है, लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं होती, कोई आज़ादी नहीं है, कुछ डिक्टेटर के खिलाफ बोल नहीं सकते, बोले तो रातों रात गायब करवा देते हैं। नो इक्वलिटी, कोई समानता नहीं होती। आपने सुना होगा एक व्यक्ति जैक मा, चाइना में एक व्यक्ति था जैक मा, ठीक है, या था क्या अभी भी है। जैक मा ने चाइना की सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसको मारा तो नहीं मगर उसको बर्बाद कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हुआ करता था। अली बाबा उसकी कंपनी है, सर्च करना। जैक मा को बर्बाद कर दिया किसने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसने उनके खिलाफ बोल दिया। तो यहाँ पर फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं होती।
प्रेस फ्रीडम कुछ नहीं होती, जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते और ना ही कोई इक्वलिटी होती है। सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में होती हैं? डिक्टेटर के कंट्रोल में होती हैं। लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते। जैसे भारत में आप कहते हो ना कि हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारे पास फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। यहाँ पर ऐसा कोई राइट वाइट नाम की चीज़ नहीं होती है। एग्जाम्पल देखें तो नॉर्थ कोरिया आज की डेट में क्या है? डिक्टेटरशिप चलती है। कौन है नॉर्थ कोरिया का रूलर? किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया के। चाड एक कंट्री है, यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगी। बुरुंडी ये कंट्री है, यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप। इक्वेटोरियल गिनिया, यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप। म्यांमार अभी डिक्टेटरशिप है, पहले यहाँ पे डेमोक्रेसी थी और कई बार ऐसा हो चुका है, तख्ता पलट होता रहता है। ठीक है, तख्ता पलट का मतलब है मिलिट्री कू, और तख्ता पलट का मतलब डेमोक्रेसी को हटा के मिलिट्री ने रूल कर लिया। एक एग्जाम्पल और इसका, परवेज मुशर्रफ, आपको पता होगा 1999 मतलब 2000 और 1999 के बीच में पाकिस्तान में वहाँ के मिलिट्री के जनरल थे परवेज मुशर्रफ। उन्होंने सरकार के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया, मिलिट्री कू कर दिया और सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली। इवन आज भी पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तानी मिलिट्री का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो परवेज मुशर्रफ को भी हमने उस समय क्या बोला था कि भाई ये डिक्टेटर बन गया। एक इराक में अगर देखो तो सद्दाम हुसैन, उसका डिक्टेटरशिप चलती थी। ठीक है, कहाँ पर? इराक में। अब एग्जाम्पल ये मैं बता रहा था म्यांमार, चाइना, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी? डिक्टेटरशिप। तो हमारी दो फॉर्म हो गई, एक तो मोनार्की हो गई और एक डिक्टेटरशिप। ये ज़्यादा खराब है, डिक्टेटरशिप जो है ये बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पे जनता की बिल्कुल नहीं सुनी आती। यहाँ फिर भी आपको भलाई के काम देखने को मिल सकते हैं, मगर ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कौन सी? डिक्टेटरशिप। हिटलर ने भी क्या किया था? देखो, बर्बाद कर दिया। हिटलर ने जर्मनी को कैप्चर कर लिया, पावर कैप्चर कर ली और आसपास के देशों पर आक्रमण करने लग गया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था हिटलर की वजह से। अब देखेंगे हम सबसे पावरफुल जो गवर्नमेंट है, सबसे जो पॉपुलर जो गवर्नमेंट है, दैट इज डेमोक्रेसी। तो वर्ल्ड में आज की डेट में ज़्यादातर देशों में आपको क्या देखने को मिलेगी? डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे देशों ने अपने यहाँ पर किसको अपनाया है? डेमोक्रेसी को अपनाया है, लोकतंत्र को अपनाया है। डेमोक्रेसी में एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो अल्टीमेट पावर होती है वो होती है किसके हाथ में? पीपल के हाथ में होती है। ध्यान रखना, अल्टीमेट जो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है। लोग चाहें तो सरकार बदल सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी की खूबसूरती। चलो, डेमोक्रेसी में ध्यान रखना, जो हेड होता है यहाँ पे वो कौन होता है? लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है। ठीक है, हेड जो होगा, रूलर जो होगा, दैट इज इलेक्टेड बाई पीपल। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार आप मतलब सरकार में आ गए और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी आप रूल करते चलोगे, नहीं। यहाँ पर जो सरकार का जो हेड है, जो मुखिया है, अब अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूँ तो आपको देखने को मिलेगा हमारा हेड जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं एक बार बन गया तो वही रहेगा, हर 5 साल में हम उसको चेंज करते रहते हैं। राज्यों में आपको देखने को मिलेगा चीफ मिनिस्टर, मगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बना कौन रहा है? हम बना रहे हैं, जनता बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेड है वो इलेक्टेड बाई द पीपल। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे खास बात यहाँ पे, हम जिसको चाहेंगे वही क्या बनेगा? रूलर बनेगा हमारा, और वही हम पे रूल करेगा। डेमोक्रेसी की एक अब्राहम लिंकन की बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब इसमें सरकार बना कौन रहा है? लोग बना रहे। सरकार में होते कौन है? लोग ही तो होते हैं, मंत्री ये सब कौन होते? लोग। तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार होती है। बाय द पीपल, सरकार बना कौन रहा है? पीपल बना रहे हैं। मतलब हम वोट देने जाते हैं, जिनको भी वोट देने का अधिकार है वो वोट देते हैं और सरकार बनाते हैं फॉर द पीपल। और जो सरकार बनती है वो किसके लिए बनती है? पीपल के लिए ही बनती है, हमारे लिए ही बनती है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी? कॉमन पीपल, मतलब लोग सेंटर में आपको देखने को मिलेंगे। लोग ही सरकार बनाते हैं, लोग ही सरकार चलाते हैं, लोग ही लोगों पर रूल करते हैं। तो यहाँ पे कौन है? अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर ऑफ द पीपल, पावर ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की पावर जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी, लोक मतलब पीपल और तंत्र मतलब सिस्टम, लोगों का सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे सबसे प्यारी चीज़ क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पर आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा? रिटन। यहाँ पे सरकार किस हिसाब से चलेगी, सरकार में
कौन मतलब प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होंगी, प्रेसिडेंट की क्या पावर होंगी, चीफ मिनिस्टर की क्या पावर होंगी, एमएलए कैसे बनेगा, एमपी कैसे बनेगा, सारी की सारी चीज़ें किस में लिखी हुई होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती हैं। तो डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, संविधान देखने को मिलेगा। और संविधान क्या होता है, इट इज़ नथिंग, ये होती है बुक, मतलब इसमें एक बुक होती है जिसमें क्या लिखे होते हैं, रूल्स एंड लॉज, कानून लिखे होते हैं, और इन्हीं कानूनों के आधार पर, इन्हीं रूल्स के आधार पर सरकार काम करती है। तो एक बुक है, कानून है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी बुक है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जिसके आधार पर कोई भी सरकार या कंट्री क्या करती है, काम करती है। डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स होते हैं लोगों के पास, क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार होते हैं। आज की डेट में भारत में आपको पता है लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स किसके पास होते हैं, सिटीजन्स के पास होते हैं। और आपको पता है कितने फंडामेंटल राइट हैं हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, सुन लेना। राइट टू इक्वलिटी, इंडिया की बात कर रहा हूँ, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। और सरकार में भी स्पेसिफिकली बात करें तो जुडिशरी, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप किसके पास जा सकते हो, जुडिशरी के पास जा सकते हो, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके जो है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जुडिशरी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर जुडिशरी जो होती है, अब देखो यहाँ पे तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कौन है, सब कौन है, किंग है। किंग ही रूल बनाएगा, किंग ही लागू करवाएगा और यही फैसला देगा। यहाँ भी सर्वे सर्वा कौन है, डिक्टेटर है। मगर डेमोक्रेसी में आपको पावर शेयरिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलेगा, पावर शेयरिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर शक्ति का बंटवारा होता है। पावर शेयरिंग जैसे आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ होते हैं लेजिस्लेचर, एक तरफ होते हैं एग्जीक्यूटिव, एक तरफ आपको सरकार में मिलेगी जुडिशरी। होता है कि नहीं होता, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम होता है कि जो कानून बनाया गया है वो संविधान के हिसाब से है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको पावर शेयरिंग देखने को मिलेगी। पावर शेयरिंग आपको गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में भी देखने को मिलेगी, और पावर शेयरिंग आपको अलग अलग लेवल पर भी देखने को मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे हमारी एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर एक होती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। तो ऐसे करके वर्टिकल डिवीजन भी देखने को मिलेगा पावर का, और एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं दी गई है, यहाँ पर पावर को शेयर कर दिया गया है ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। ये है खूबसूरती किसकी, डेमोक्रेसी की। तो जुडिशरी कैसी होती है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का सिस्टम होता है, और इलेक्शन कैसे होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाते हैं, कहाँ पर, जुडिशरी में। और जो रूलर है, रूलर मतलब पीएम और सीएम, वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। साथ ही साथ में एक और प्यारी चीज़ होती है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए क्या है, यहाँ पे बराबर है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई गुनाह किया है, देन उनको सज़ा मिलेगी, चाहे उसका कोई भी कास्ट हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का फंडा होता है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून की नज़र में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सबसे प्यारी चीज़ है। तो आज की डेट में वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज में आपको कौन सी सरकार देखने को मिलेगी, डेमोक्रेसी। तो एग्जांपल बता देना, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सब जगह पे आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगी, डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। कई जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी देखने को मिलेगी, मतलब सरकार भी है, इलेक्शन भी होते हैं और मोनार्की भी रहता है। तो कुल मिला के हमने अभी क्या देखा कि फॉर्म्स जो होती हैं गवर्नमेंट की 3 होती हैं मेनली, मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। तो ये बीच बीच में क्या सिलेबस में आती रहती हैं। आप चाहे हिस्ट्री पढ़ो, चाहे पॉलिटिकल साइंस, हर जगह पे काम आएंगी। तो आप चीज़ों को लिंक किया करो, ठीक है। तो अब आप बताओ कौन सी सरकार सबसे अच्छी है, डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास अधिकार होता है, लोग भी राजा बन सकते हैं, लोग भी कुछ ना कुछ बन सकते हैं, चाय वाला भी पीएम बन सकता है यहाँ पर। मगर यहाँ पे तो जो राजा है उसी की फैमिली से ही राजा बनते जाएंगे, बाकी कोई नहीं बन सकता। यहाँ पे कोई गरीब से गरीब आदमी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जा सकता है। ये है डेमोक्रेसी की खासियत। लोगों के पास अधिकार होता है, लोगों के पास बोलने की ताकत होती है, फ्रीडम होती है, लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, चाहें तो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, तो लाइफ वही अच्छी होती है जहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शन ना हो, और वो है आपकी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी है, ये चार्ट बना लेना है, और ऐसे ही करके कुछ 1-2 वीडियो मैं डालता रहूँगा जो बेसिक्स के वीडियो हैं। और बहुत जल्दी अब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जो बुक है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। बहुत जल्दी आने वाला है हमारा लेक्चर। ठीक है, तो अपने जितने भी साथी गढ़ हैं 11th क्लास के आपके आर्ट्स के, उनको साथ में जोड़ें और बताएं कि हाँ 11th क्लास का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। और ज्योग्राफी ध्यान रखना, ज्योग्राफी के ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर में करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देखना, क्लास 11th ज्योग्राफी आपको मिल जाएंगे। मोर देन 100 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, तो वहाँ से उनको देख सकते हो आप। ठीक है, सो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।